आज अपन एलपीपी स्टार्ट कर रहे हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इसको बोलते हैं। एलपीपी इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोलते हैं इसको। तो देखो एलपीपी है, ये ऑपरेशन रिसर्च का पार्ट है। तो इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा और क्यों इसकी जरूरत पड़ी, कैसे क्या हुआ था? तो जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय कोई जॉर्ज बी डेनिजिंग नाम के साइंटिस्ट नहीं थे, ऑफिसर थे आर्मी में। तो उन्होंने जब भाई ऑपरेशन रिसर्च का पार्ट माना जाता है, तो अब देखो आप जब युद्ध लड़ते हो तो उसमें आपके पास रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। सारा सामान आपके पास लिमिटेड होता है। उस लिमिटेड चीजों से आपको क्या करना है? अपने दुश्मन का मैक्सिमम लॉस करना है। तो आपके पास रिसोर्सेज होंगे, उसके लिमिट में उसको कैसे यूज करें कि उसका, यदि आपका एक तो हो गया, समझ गया ना, नुकसान मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना। तो ऐसे एलपीपी आपका स्टार्ट हुआ था। फिर बाद में इसको फिर फैक्ट्रीज वाले और इन सब लोगों ने इनका यूज करने लग गया। तो एलपीपी का यूज क्या होता है? एलपीपी का यूज होता है कि अपन प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे अब समझ लिया कि मेरे पास यदि सब कोई चीज मुझे बनानी है, ठीक है, जैसे मैं कोई या कोई भी आइटम रखने हैं मुझे, ठीक है, तो मैंने समझ लिया कि मुझे मुर्गियां रखनी है, ठीक है, तो मेरे पास ये है कि मुर्गी रखने की जगह हो गई 10, ठीक है, और अब यहाँ ए और बी क्वालिटी की मुर्गियां हैं। ए वाली मुर्गी है वो महंगी है पर वो अंडे ज्यादा देती है, बी वाली वो सस्ती है पर वो अंडे क्या देती है? कम देती है, और साथ में मतलब समझ गए ना, वो खाना कम खाती है, खाना ज्यादा। तो मेरे पास जो पैसे हैं वो लिमिटेड ही होंगे, क्योंकि भाई 10,000 हो गए, 20,000 हो गए। उससे मैं अपना प्रॉफिट मैक्सिमम और मिनिमम कैसे कर पाऊं, तो इस पे ये आपका टॉपिक है एलपीपी। तो अब इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले एलपीपी आपको समझ में, इंट्रो मैंने दे दिया है, ऑलमोस्ट आपका काम चल जाएगा। अब उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा इसका, जैसे इसको लिखेंगे इक्वेशंस में। और देखो मैथ्स में आप पढ़ते हो ना, तो आप हर जगह इक्वेशंस देखते हो कि भाई यहाँ ये इक्वेशन है, ठीक है, तो अपन सोचते हैं यार, काफी बच्चे बोलते भी हैं नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले कि भाई मैथ्स का यूज कहाँ है लाइफ में? भाई मैथ्स का नॉर्मल लाइफ में कहाँ यूज है? तो हम सारी इक्वेशन पढ़ते हैं, बट यहाँ आप देखोगे जो लैंग्वेज होती है उससे इक्वेशन बनती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रिडिक्ट होता है, जैसे हर एक कंपनी होती है वो डेटा एनालिस्ट होता है, उसकी पोस्ट रखते हैं। जैसे ये हो गया कि हमारी कंपनी अभी इस रेट से ग्रोथ कर रही है, तो ये हमारे ग्रोथ की इक्वेशन है। यदि अपन ऐसे चलते रहे तो इस समय अपनी इतनी ग्रोथ हो जाएगी, समझ गए। कोई डिजीज स्प्रेड होती है, कोई बीमारी फैलती है, तो ये हो गया कि इसका इस टाइम तक इतनी स्प्रेड हो जाएगी। तो सबका एक फॉर्मूला होता है, तो अपन सिर्फ फॉर्मूले की बात करते हैं। यहाँ क्या होगा, पूरा क्या होगा, आप थ्योरी से पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा एलपीपी का जो मतलब है वो सारी चीजें। दूसरा ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड होता है आपका ग्राफीय विधि, इसको बोल सकते हैं हिंदी में ग्राफीय विधि। ग्राफिकल मेथड क्या होता है? आपका ग्राफ बन जाएगा, उससे आप क्या करोगे? मैक्सिमाइज और मिनिमम हो जाएगा। तीसरा अपन पढ़ेंगे सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशंस में अब एक पॉसिबल सॉल्यूशंस आएगा, बेसिक सॉल्यूशन आएगा, पहले ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। ऑप्टिमम और ऑप्टिमल एक ही बात है। ऑप्टिमम सॉल्यूशन इसको बोलते हैं इष्टतकारी हल सॉल्यूशन, और पॉसिबल सॉल्यूशन इसको बोलते हैं सुसंगत हल, पॉसिबल सॉल्यूशन। और बेसिक सॉल्यूशन, और फिर बेसिक पॉसिबल सॉल्यूशन आ जाता है। ये इसके बेसिक पॉसिबल सॉल्यूशन, इसके अलग अलग दो पार्ट होते हैं। अब देखो यहां से फिर अपन पढ़ेंगे। देखो ग्राफ होता है वो हमेशा, मतलब दो वेरिएबल हो गए, ये लाइन बना के ड्रॉ करके उनके लिए यूज होता है। भाई दो ही वेरिएबल हो गए ना, तभी ये लाइन बनेगी, ये लाइन बनेगी, इन कॉमन एरिया वगैरह होगा, आप समझ जाओगे जब क्वेश्चन करेंगे। फिर हुआ कि ज्यादा वेरिएबल हो, दो से, तो इसीलिए फिर और मेथड की जरूरत पड़ी। तो फिर यहाँ पे हमने पढ़ा था सिंप्लेक्स मेथड। क्या पढ़ा था? सिंप्लेक्स मेथड पढ़ा था। तो ये आपका 3 के बाद 4, ये अपन पढ़ेंगे सिंप्लेक्स मेथड। फिर आया था सिंप्लेक्स मेथड, और एक आपका टॉपिक यहां पढ़ेंगे ड्यूअलिटी। एक टॉपिक पढ़ेंगे असाइनमेंट रिलेटेड होते हैं ये,
और एक होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड आप बुक में देखोगे तो बीएससी के सिलेबस में किसी यूनिवर्सिटी में कुछ होते हैं, किसी में कुछ होते हैं, बट जेएनयू के पैटर्न से देखो तो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन आ जाएगा। फिर मैं आपको इस सेम टॉपिक की इम्पोर्टेंस बता देता हूँ सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में। देखो सेकेंड ग्रेड में ड्यूअलिटी नहीं है, बाकी ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, असाइनमेंट वाला है, ट्रांसपोर्टेशन का है। फर्स्ट ग्रेड में ये सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा एक टॉपिक और आता है गेम थ्योरी, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं पहला एलपीपी का मतलब क्या होता है, जो लीनियर प्रोग्रामिंग होती है उसका मतलब क्या होता है। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म्यूलेशन ऑफ एलपीपी, मतलब कि भाई ये जो सारी चीजें हैं मैथ्स के फॉर्म में कैसे क्या लिखी जाएगी, ये आपका मैक्स और मिनिमम करना होगा, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होगा किसका, z होगा आपका। इसमें समझ लेते हैं, ये c1 x1 c2 x2 cn xn ले लिया, ये आपका फंक्शन होगा z, इसको मैक्सिमाइज और मिनिमम करना होगा। ये क्या होगा आपका सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, मतलब प्रतिबंध का क्या होता है सब्जेक्ट होगा, मतलब समझ रहे, मेन फंक्शन ये होगा, इसको मैक्सिमाइज और मिनिमम करना पड़ेगा, और इसको आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं। समझ गए ना, तो मेन इसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। अब उसके बाद हो गया कि कांस्टेंट, ये कौन से कांस्टेंट का सब्जेक्ट है वो यहां लिखते हैं, a11 और ये ले लिया x1, a12 x2, a13 x3, a1 और यहाँ x3 लिख देते हैं, ये आपने लिख दिया a1 और यहाँ x3 में n लिया ना, an और ये ले लिया x। अब यहाँ कंडीशन होगी, ये ज्यादा भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, यहाँ ले लिया b1, ठीक है। ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, मतलब प्रतिबंध है। अब यहाँ a ये 21 x1, a22 x2, a23 x3, ये मैंने एलपीपी का क्या पढ़ रहे हैं, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन पढ़ रहे हैं। ये आपकी कंडीशन, आपको लैंग्वेज से ऐसी इक्वेशंस बनानी है ग्राफिकल मेथड से, और फिर उन इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। ऐसे करते करते समझ लिया आपने क्या m इक्वेशंस आपकी मिल गई हैं, x1 am2 x2 am3 x3 amn xn हो गया, ज़्यादा होगा इक्वल टू होगा, या ये क्या हो गया bm। तो मतलब आपको m, ये क्या है, ये चीज़ें ये आपके प्रतिबंध है, यहाँ से कॉन्स्टेंट्स है, और क्या इसको हिंदी में बोलते हैं, प्रतिबंध। और यहाँ पे एक कंडीशन है, जो सारे x1 x2 x3 है, x1 x2 x3, ये आपके सारे कहाँ तक xn तक है, ये सब क्या होंगे, 0 से बड़े होंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, मतलब अऋणात्मक प्रतिबंध होते हैं। तो इज दैट क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। ये आपका क्या करा है, आपको भाई ऐसी चीजें दिखेगी, आपको एक तो क्या होगा, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, इसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होगा, और उसके बाद ये प्रतिबंध होंगे, ये बनेंगे कैसे, लैंग्वेज होगी उससे, या फिर सिंप्लेक्स मेथड में डायरेक्ट आपको इक्वेशंस मिल जाएगी। तो इन इक्वेशंस को फिर ये आपका z दे रखा है ऐसे लिखो, और ये सारे x1 x2 है, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। इसका मतलब भी है पॉजिटिव क्यों होने चाहिए, क्योंकि ये उस सेंस में बोल सकते हो आपके पास रिसोर्सेज है, समझ गए ना। तो ये कैसे नेगेटिव हो सकते हैं, इज दैट क्लियर ना। जैसे मेरे पास यदि मुझे हॉस्टल बनानी है, तो मेरे पास 10 बेडरूम हो गए और एक किचन हो गया, या 15 रूम हो गए,
तो किचन नेगेटिव में कैसे हो सकता है? इट्स जस्ट लाइक दैट। इज दैट क्लियर? तो यहां से अब बात करते हैं इसका। पहले आप कॉम्पैक्ट वर्जन लिखता हूं, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं सारे की। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है हिंदी में जिसको, मतलब शॉर्ट, छोटा जो रूप होता है उसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट। जैसे होता है ना, ये गाड़ियां आई थी XUV 500 के बाद उन्होंने 300 निकाला था कि ये कॉम्पैक्ट SUV है, समझ गए ना। जैसे ब्रेजा हो गई, SUV क्या हो गई? बड़ी, जैसे स्कॉर्पियो हो गई, सफारी हो गई। फिर आजकल ये गाड़ी जैसे क्रेटा हो गई, समझ रहे हो? कॉम्पैक्ट फॉर्म मतलब उसका ही छोटा फॉर्म। तो कॉम्पैक्ट, इसका मैं छोटा कॉम्पैक्ट फॉर्म लिख रहा हूं। तो ये आपका मैक्सिमाइज और क्या मिनिमाइज करना है किसको? Z इक्वल्स टू, सारे मैंने C को लिख दिया, ये कैपिटल C ले लिया और यहाँ कैपिटल X ले लिया। अब X कितने लिए हैं मैंने? N लिए हैं, तो यहाँ लिख दिया X बिलोंग्स टू R की पावर N। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? अब यहाँ से वापिस सारी जो कंडीशन है ये आपने ले लिया। एक मैट्रिक्स बना दिया और A, या चलो AX लिख दीजिए, बात बता दूँ। A लिखा और कैपिटल X लिखा और यहाँ पे क्या लिख दिया? यहाँ पे लिख दिया क्या? कैपिटल B लिख दिया। यहाँ से कैपिटल B किस में बिलोंग करेगा? B करेगा किस में? यहाँ R, ये M हो जाएगा क्योंकि B वो M इक्वेशन से। इज दैट क्लियर? और यहाँ कैपिटल X मैंने लिख दिया, सारे किससे बड़े होंगे? 0 से बड़े होंगे। ये मैं मतलब इस कंडीशन को मैंने लिख दिया। यहाँ मैंने A को मैट्रिक्स को बाहर निकाला और समझ गए ना, AX लिख दिया, उधर B को साथ में, ये इसकी सेम क्या कॉम्पैक्ट फॉर्म होगी, मतलब छोटा रूप होगा। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। देखो हम पढ़ेंगे कि भाई सॉल्यूशन क्या होता है। उसमें एक सबसे पहले पढ़ेंगे सॉल्यूशन क्या होता है, उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे? ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या होता है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या होता है। और उसके बाद अपन पढ़ेंगे बेसिक पॉसिबल सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक पॉसिबल सॉल्यूशन क्या होता है। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि भाई सॉल्यूशन ही क्या होता है ये सीखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आपका होता है अ सेट ऑफ वेरिएबल्स, ये उन वेरिएबल्स का सेट होगा x1 x2 x3 दैट satisfies the, किसको सेटिस्फाई करेगा बताओ? दैट सेटिस्फाइज द कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, जो कॉन्स्टेंट्स है, प्रतिबंध है, उनको सेटिस्फाई करने वाला, मतलब भाई जो यहां से यदि x1 यहां बोल रहा है b है, b की वैल्यू जैसे 10 है, तो यहाँ a1 a2 सारी वैल्यू आपके पास दी होगी। इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे ना तो सेटिस्फाई हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा। तो इसको हिंदी में क्या लिखोगे? ये वेरिएबल को बोलते हैं चरों का वो समुच्चय जो प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। चरों का वह समुच्चय जो प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, उसको क्या बोल देंगे? सॉल्यूशन बोल देंगे। अब उसके बाद सॉल्यूशन के बाद अब पढ़ते हैं ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या होता है। वही पढ़ते हैं ऑप्टिमल, और फिर पढ़ेंगे ऑप्टिमल और ऑप्टिमम एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना। इष्टतम हल इसको हिंदी में बोलते हैं। अब बात करते हैं किसकी? ऑप्टिमम और क्या हो जाएगा? ऑप्टिमल सॉल्यूशन। हिंदी में उसको बोलना है इष्टतम हल। बहुत दिखेगा आपको सारा यहाँ क्वेश्चंस वगैरह में, इष्टतम करो या इष्टतम हल ज्ञात करो। तो a set of variables that optimize the objective function,
वो वेरिएबल का सेट जो ऑप्टिमाइज करे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। अब ऑप्टिमाइज का क्या मतलब, वह हल जो आपको उनका इष्टतम करे। इष्टतम का मतलब होगा मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। एक्स क्या है, वो सारी वैल्यू आ गई जो किसको सेटिस्फाई कर रही है। ध्यान से सुनना, अपन ने कॉम्पैक्ट वर्जन लिखा हुआ है। एक्स वो सारी वैल्यू होगी जो यहाँ ये इक्वेशंस पड़ी है ना, इनको सेटिस्फाई करने वाली सारी वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। अब इसकी वो वैल्यू जो आपका z है ना, उसमें पुट करने से z को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करे, और उसको बोलते हैं ऑप्टिमाइज करना। मतलब मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों लिख दिया। या तो मैक्सिमम पूछेगा मैक्सिमाइज का मिनिमाइज का, तो वो आपका क्या सॉल्यूशन होता है, ऑप्टिमम। तो यहाँ पे इसका हिंदी में लिख देंगे, या फिर ये सीधा ही लिखते हैं ना, सेट ऑफ वेरिएबल अ सॉल्यूशन दैट ऑप्टिमाइज। सीधा सॉल्यूशन तो है ही है, अ सॉल्यूशन दैट ऑप्टिमाइजेस द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अ सॉल्यूशन वह हल, सॉल्यूशन का मतलब होता है हल। वह हल जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, जो z को, z का क्या मतलब हो गया, ऑब्जेक्टिव फलन, ऑब्जेक्टिव फलन, वह हल वो z को क्या करे, इष्टतम करे। इष्टतम मतलब क्या करे, मैक्सिमाइज करे या मिनिमाइज करे। अब बात करते हैं किसकी, पॉसिबल सॉल्यूशन को। ऐसे सॉल्यूशन जो अपन ने पढ़ा था नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, मतलब नीचे सारे x वाले पॉजिटिव होने चाहिए। तो ऐसा सॉल्यूशन जो किसको, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस को सेटिस्फाई करे, मतलब वो पॉजिटिव हो, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉसिबल सॉल्यूशन। हिंदी में बोलते हैं इसको सुसंगत हल, पॉसिबल सॉल्यूशन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सुसंगत हल। इसको अ सॉल्यूशन दैट सेटिस्फाई, किसको सेटिस्फाई करे, नॉन नेगेटिव, जो x लिखा है ना, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, जो किसको सेटिस्फाई करे, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो वह हल जो किसको सेटिस्फाई करे, अऋणात्मक प्रतिबंध को। वह हल जो अऋणात्मक प्रतिबंधों को संतुष्ट करें, वो क्या हो जाएगा बताओ, पॉसिबल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखो बेसिक सॉल्यूशन बहुत आराम से समझना, दैट इज क्वाइट यूजफुल। बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। बेसिक सॉल्यूशन थोड़ा सा समझना। यदि आपको कोई भी वेरिएबल सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस दे रखी है, उसमें इक्वेशंस दे रखी है कितनी, n दे रखी है, ठीक है, और आप, या चलो इक्वेशंस दे रखी है m और अननोन दे रखे हैं क्या, आपको n दे रखे हैं। भाई आपको पता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन में आपने देखा होगा, जितनी आपको इक्वेशन होती है उससे उतने ही अननोन निकलते हैं। दो इक्वेशन दे रखी है तो क्या कितने अननोन होंगे बताओ, दो अननोन होंगे तो आराम से कैलकुलेट हो जाएंगे। अब इक्वेशन दे रखी है दो और अननोन दे रखे हैं 3, तो नहीं निकल सकते। समझ गए ना, मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन से क्या हो जाए, नंबर ऑफ अननोन क्या हो, ज्यादा हो। तो उस केस में ये जो बेसिक सॉल्यूशन होता है वो क्या करता है, जो आपके एक्स्ट्रा होते हैं ना वेरिएबल, जैसे अब आपको 4 वेरिएबल इक्वेशन दे रखी है 2, तो आप 2 को 0 पुट कर दो, ठीक है, 2 को 0 पुट कर दिया तो फिर इक्वेशन कितनी बची, 2 ही इक्वेशन बची, और सॉल्यूशन कितने निकालने हैं भाई, 2 से निकाल देंगे। तो पहली बार जैसे इनको फर्स्ट सेकंड को 0 करा, फिर ऐसे करके बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो समझ गए ना, बेसिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें क्या, जो एक्स्ट्रा, भाई एक नंबर ऑफ इक्वेशन से नंबर ऑफ अननोन ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा होंगे उतने वेरिएबल को क्या 0 पुट कर देंगे, फिर उन इक्वेशन को सॉल्व करके जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। इज दैट क्लियर ना, कोई दिक्कत है?
तो यहाँ पे when number of equation given in question given is greater, यहाँ समझ लो नंबर ऑफ इक्वेशन दे दिया n, ठीक है, given is greater than, नहीं लेस देन हो जाएगा, नंबर इक्वेशन आपको कम देगा, इज लेस देन किससे कम हो जाएगी, लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। अब आपने इक्वेशन ले ली क्या, m ले लिए, और अननोन ले लिए क्या, n ले लिए। इसको शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, अननोन से आपके ज्यादा है इक्वेशन से। वी विल पुट, तो अपन क्या करेंगे, वी विल पुट जितने ज्यादा है n माइनस m, n अननोन है, m इक्वेशन है, n माइनस m वेरिएबल्स इक्वल टू जीरो, सॉल्यूशन। समझ गया ना मेरी बात, जो एक्स्ट्रा थे उनको क्या कर दिया, जीरो पुट कर दिया। कैसे क्या करना है इसके बाद में एग्जांपल लूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। और यूं देखे तो चार वेरिएबल है, कोई दो, x1 x2 को जीरो करा, उससे x3 और x4 निकलेंगे, फिर x2 और x3 को ऐसे करके बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। पहले इन दोनों को लिया, बाद में उन दोनों को, ऐसे करके बहुत सारे करने पड़ेंगे। तो जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है उसको क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। सॉल्यूशन फाउंड फ्रॉम रिमेनिंग जो बचे हुए ना, रिमेनिंग इक्वेशंस इज, जो भाई एक मिनट, रिमेनिंग सॉल्यूशन फाउंड फ्रॉम रिमेनिंग वेरिएबल्स इज, या फिर सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या हो जाएंगे, बेसिक सॉल्यूशन। ऐसे जो मिलने वाले सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, बेसिक सॉल्यूशन होंगे। अब बेसिक सॉल्यूशन में भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है डीजनरेट और एक क्या होता है, नॉन डीजनरेट है। एक को हिंदी में बोलते हैं आपका अपभ्रंश बोलते हैं, और एक को आई थिंक हिंदी में बोलते हैं अनअपभ्रंश बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी, देख लें। एक को क्या बोलते हैं, अनअभ्रंश बोलते हैं, और एक को क्या बोलते हैं, अपभ्रंश बोलते हैं। दो टाइप हो गए इसके वापस बेसिक सॉल्यूशन के। फिर अगला बेसिक पॉसिबल सॉल्यूशन आएगा। एक होता है डीजनरेट, जिसको बोलते हैं अनअपभ्रंश, अनअभ्रंश, ये अपभ्रंश होता है। एक बार चेक करना, अपभ्रंश है या अनअपभ्रंश। अनअभ्रंश, अनअभ्रष्ट है ये, भ्रंश नहीं है, भ्रष्ट है। ये डीजनरेट तो हो गया आपका अपभ्रंश है, अनअप नहीं है, अपभ्रष्ट है। हिंदी की लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है। अपभ्रंश नहीं है, अपभ्रष्ट है ये, मतलब करप्ट वाला भ्रष्ट। कितना डेंजर नाम है, अपभ्रष्ट। ये आपका हो गया नॉन डीजनरेट। इंग्लिश ज़्यादा इजी पड़ती है याद करने में। नॉन डीजनरेट ये आपका हो गया अनअपभ्रष्ट, भ्रष्ट, नॉट दैट करप्ट वाला भ्रष्ट, ठीक है। अब देखो डीजनरेट क्या होता है। अब आपको, जैसे मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था कि आपके पास चार वेरिएबल है, ठीक है। इक्वेशन दे रखी है दो, कितने वेरिएबल है, चार। इक्वेशन कितनी है, दो दे रखी है। तो अपन दो को अपनी मर्जी से क्या पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे, ठीक है। बच्चे दो इक्वेशन, और उन दो में से भी एक जीरो आ जाए, समझ गए ना भाई। पहले उनको जीरो करा, फिर जिन वेरिएबल के लिए सॉल्व करा उनमें से भी एक आध जीरो आ जाए, तो वो क्या बन जाएंगे, डीजनरेट और अपभ्रष्ट, ठीक है, टॉप के भ्रष्ट। तो यहां से
तो वो सॉल्यूशन होंगे, वो क्या होंगे, बेसिक सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। बेसिक सॉल्यूशन को बोलते हैं आधारी हल, आधारी हल। इसको मैंने हिंदी में लिखा नहीं है। वह नंबर ऑफ इक्वेशन, जब आपके सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे बोल सकते हैं वह नंबर ऑफ इक्वेशन, जब समीकरणों की संख्या अननोन के लिए, मतलब अज्ञात जो आपके पास अचर होते हैं उनसे ज्यादा हो, तब हम n माइनस m चर को, सॉरी अचर नहीं, जब क्या हो जाएगा, जब समीकरणों की संख्या कम हो किससे, अचर की संख्या से, ठीक है, अज्ञात अचर की संख्या से कम हो, तब हम n माइनस m चर को 0 के बराबर रख देंगे, और ऐसे जो मिलने वाले वेरिएबल्स के जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, आधारी हल कहते हैं उसको। अब आधारी में एक आ गया डी जनरेट आ गया, एक नॉन डी जनरेट आ गया। तो डी जनरेट, अब देखो आधारी हल कौन से हो गए, जैसे एक्चुअल कुछ को 0 पुट कर दिए, फिर उनके लिए जो सॉल्व कराना उनमें से भी क्या आ जाए, एटलीस्ट 1 0 आ जाए। व्हेन एटलीस्ट वन बेसिक वेरिएबल इज 0, जो क्या आ जाए, वो समझ गए ना मेरी बात। यहां से लिखो, कम से कम एक आपका आधारी हल हो, वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ पे कम से कम एक आधारी हल क्या आ जाए, आधारी हल आपका क्या आ जाए, 0 आ जाए। बहुत बुरा लिखा है यहाँ, क्या हो जाए, यहाँ ऑल द बेसिक सॉल्यूशंस आर नॉन जीरो, ऑल द सभी बेसिक सॉल्यूशन जो जिनके लिए याद करा है ना, ऑल द बेसिक सॉल्यूशंस आर नॉन जीरो, ठीक है। सभी आधारी हल क्या हो बताओ, अशून्य हो, आधारी हल क्या हो जाए, हल अशून्य हो। अब फिर मुझे बता दो बेसिक पॉसिबल सॉल्यूशन क्या होंगे। बेसिक पॉसिबल में भी वापस, अब देखो पॉसिबल सॉल्यूशन इसको बोलते हैं, मैंने कहा ये वो सॉल्यूशन होते हैं वो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हैं, मतलब सारे क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। पॉसिबल और सुसंगत हल किसको बोलते हैं, जो अऋणात्मक प्रतिबंधों को क्या संतुष्ट करते हैं, मतलब सारे क्या हो जाए, पॉजिटिव हो और बेसिक हो दोनों, ठीक है। बेसिक क्या भाई, मतलब जो नॉन जीरो वाले आ रहे हैं वो क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो उसमें उसको क्या बोल देंगे, बेसिक पॉसिबल सॉल्यूशन बोल देंगे। इज दैट क्लियर ना। तो जो पॉजिटिव आने वाले बेसिक सॉल्यूशंस हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, बेसिक पॉसिबल सॉल्यूशन हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है ना। और बेसिक में भी वापस ये हो जाएंगे कौन सा, डीजनरेट और नॉन डीजनरेट। बेसिक पॉसिबल में भी ये वापस दो आपको पढ़ सकते हैं आगे, बेसिक पॉसिबल सॉल्यूशन। तो ये वो पॉसिबल सॉल्यूशन होते हैं, वो क्या, वो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं जो पॉसिबल हो जाए। तो आपका बेसिक पॉसिबल सॉल्यूशन, इसको लिखते हैं BFS, बेसिक पॉसिबल सॉल्यूशन। और आधारी सुसंगत हल, हिंदी में इसको बोलते हैं आधारी सुसंगत हल। इसको वापस डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन होगी कि ये वो बेसिक सॉल्यूशन विच आर पॉसिबल, या पॉसिबल बेसिक, ऑल द पॉसिबल का क्या मतलब हो गया, वो सारे पॉजिटिव होने चाहिए। ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस, ऑल द बेसिक पॉसिबल सॉल्यूशन, ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन, ऑल द बेसिक सॉल्यूशन विच आर पॉसिबल, एक ही बात है। ऑल द बेसिक सॉल्यूशंस विच आर, मतलब नॉन नेगेटिव हो, विच सेटिस्फाई, या चलो अच्छे से लिखते हैं, विच सेटिस्फाई नॉन नेगेटिव, ये एक ही बात हो गई ना, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। तो वो आधारी हल यहाँ लिख देते हैं, इसी में हो जाएगा। वह आधारी हल जो क्या करे, अऋणात्मक प्रतिबंध, अऋणात्मक प्रतिबंधों को संतुष्ट करे। ऑल द बेसिक सॉल्यूशन दैट सेटिस्फाई नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंधों को संतुष्ट करे। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत। अब इसमें भी वापस क्या हो जाएंगे, वही आपका अपभ्रष्ट और अनअपभ्रष्ट।
अभ्रष्ट, अभ्रष्ट जिसको क्या बोलते हैं, डिजनरेट और नॉन डिजनरेट। ये क्या हो गया आपके अपभ्रष्ट और अन अपभ्रष्ट। ये अपभ्रष्ट मतलब डिजनरेट पॉसिबल सॉल्यूशन कौन से वाले हो जाएंगे, जिनमें एटलीस्ट 1 0 आ जाए, वो सेम ही हो। तो ये क्या है, बेसिक पॉसिबल सॉल्यूशन विद एटलीस्ट 1 0। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, बेसिक पॉसिबल सॉल्यूशन विच आर नॉन जीरो, पॉजिटिव ही होंगे ये। ठीक है, इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे ले लो क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन आते हैं, फाइंड ऑल द बेसिक पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन एंड राइट एक्सट्रीम पॉइंट सॉल्यूशन। आप अभी समझ जाओगे। कैन आई इरेज दिस? यहाँ ऑप्टिमाइज का नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको कंडीशन दे रखी है। अब देखो, फाइंड ऑल द बेसिक पॉसिबल सॉल्यूशन, फाइंड all the basic possible solutions for the equation and write extreme point solution, extreme point solution। मतलब क्या हुआ, निम्न समीकरणों के लिए सभी आधारित सुसंगत शक्य हलों का ज्ञात कीजिए तथा चरम बिंदु हल लिखिए। तो निम्न समीकरणों के लिए सभी आधारित सुसंगत हलों को ज्ञात कीजिए तथा चरम बिंदु हल लिखिए। एक्सट्रीम पॉइंट होता है चरम बिंदु। अब ये है कि भाई इक्वेशंस कहाँ लिखे, इक्वेशंस लिखते हैं 2x1 6x2 2x3 और x4 = 3। एक इक्वेशन 6x1 4x2 4x3 6x4 = क्या हो गया, 2 हो गया। साथ में x1 x2 x3 x4 है, ये सारे चूज हैं। समझ गए? इसकी पूछा क्या है बताओ, आपको पूछा है सभी आधारित बेसिक सुसंगत, मतलब बेसिक पॉसिबल सॉल्यूशन लिखना है। इज दैट क्लियर? मतलब पॉजिटिव भी होने चाहिए और क्या होने चाहिए, बेसिक होने चाहिए। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन का नेचर देखा, बेसिक वर्ड से हमने भाई समझ में आ गया था कि जो नंबर ऑफ इक्वेशन होगी वो अननोन से क्या होगी, ज्यादा। भाई समझ गए ना, कम होगी। इक्वेशन कितनी दे रखी है, 2, इससे 4 वेरिएबल निकलने पॉसिबल ही नहीं है, भाई पॉसिबल थोड़ी है। तो अब फिर निकालो कैसे? तो क्या करना है अपन को, 2 को 0 करना है। तो एक केस लेंगे जिसमें क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को क्या कर लेंगे, x1 x2 0 कर लेंगे। समझ गए ना? तो अलग अलग केसेस में होगा, ये काफी लेंथी क्वेश्चन है। तो केस 1 ले लिया। केस 1 में मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा अलग अलग, चलो एरो ही बना रहा हूँ। x1 और x2 को क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बचा क्या,
2x3 x4 इक्वल्स टू 3 और यहाँ से 4x3 और ये क्या हो गया 6x4 इक्वल्स टू क्या हो गया 2 हो गया। इज दैट क्लियर? अब यहाँ से इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं 2 1 4 6 और वहाँ लिख देता हूँ अब देखो यहां से आपने इसको ये लिखा मैट्रिक्स फॉर्म में 2 1 4 6 और यहाँ क्या लिखा x3 और x4, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बन जाएगी आपके 2x3 और x4, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। इज दैट क्लियर ना? तो 2 into 1 की मैट्रिक्स बन जाएगी। ये मैट्रिक्स फॉर्म होती है इक्वेशन सॉल्व करने। और यहाँ लिख दिया, ये आपने लिखा 3 और ये 2 लिखा हुआ इधर, ठीक है, ये आपने। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, x3 और x4 निकालना है। तो अब आपको इधर ले जाओगे इस मैट्रिक्स को, तो यहाँ इन्वर्स हो जाएगा 2 1 4 और 6 हो गया, उसका क्या हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा, और ये आपका क्या हो गया 3 और 2 हो गया। अब इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? इन्वर्स मैट्रिक्स का होता है किसी भी मैट्रिक्स का एडजेसेंट निकालना होता है। एडजेसेंट निकाल के नीचे क्या उसका डिटर्मिनेंट आता है, ठीक है भाई, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ए इन्वर्स क्या होता है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ए मैट्रिक्स के एडजॉइंट का क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट निकालना। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, किसी मैट्रिक्स के को मैट्रिक्स, जैसे इसका ना 3/3 का, यहाँ पे इसमें तो सीधा ही होता है, इनको स्विच कर दो और इनको नेगेटिव कर दो, ये इसका 2 into 2 का दो, आपको पता है। यदि यहाँ पे मैट्रिक्स ए दे दिया क्या, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, यहाँ से ए इनवर्स सीधा क्या हो जाएगा गामा अल्फा, स्विच कर दिया और इधर माइनस बीटा माइनस गामा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ फिर इनवर्स निकाल दो इसका, ये आपका हो गया x3 और x4 और इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, ये आपने करा 6 और ये कर दिया 2 और ये क्या कर दिया -4 और यहाँ क्या कर दिया -1, ठीक है। और आगे यहाँ डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा बताओ, 6 को 12 और 12 -4 1/8, ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया। इधर क्या हो गया 3 into 2। तो अब इसको वापस सॉल्व करोगे ना, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आ जाएगा बताओ 18 18 -2 क्या है 14। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करा तो 18 - 2 6 12 18 18 - 2 16 और वापस यहाँ क्या सेकंड रो सेकंड कॉलम करा -12 + 4 तो -8 हो गया। तो इसको सॉल्व करा तो क्या आ गया, ये यहाँ से आपका 2 आया और यहाँ क्या है -1 आया। तो अब यहाँ सॉल्यूशन लिखते टाइम क्या लिखेंगे, पूरा 0, 0, ये आपका x3 है 2, -1। तो ये बेसिक पॉसिबल सॉल्यूशन है क्या, नहीं है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव आ गया है। दिस इज नॉट अ बेसिक सॉल्यूशन है, नो डाउट। कौन सा सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है, दिस इज बेसिक सॉल्यूशन। क्यों है बेसिक सॉल्यूशन, भाई प्रोसेस भी तो बेसिक का ही लगा रहे हैं, 2 को 0 पुट करके निकला तो बेसिक सॉल्यूशन है, बट बेसिक पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है। अब यहाँ से आपको सीधा ही जब भी बेसिक पूछे ना, अब अलग अलग सॉल्व करने का होता है, वो सीधे अलग अलग अल्फा बीटा ऐसे मैट्रिसेस लेते हैं, सीधा 2 को लेके मैट्रिसेस का मतलब डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। यदि डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट मतलब समझ गया ना, यदि यहाँ डिटर्मिनेंट 0 होता तो एग्जिस्ट थोड़ी करता। अब इसमें अलग अलग केस लेने हैं, जैसे आपका पहला है ना, वैसे आपको क्या करना है, x1 और x2 को लिया, x1 और x3 0 करके आप ऐसे ही निकालना, x1 और x4 को 0 करके ऐसे ही सॉल्व करना, समझ गए। फिर x2 और x3 को 0 करके ऐसे ही निकालना, फिर क्या करना, x2 और x4 को 0 करके ऐसे ही निकालना, फिर x3 और x4 को 0 करके ऐसे ही निकालना। इज दैट क्लियर? कोई मिस हो रहा है, x1 x2 x1 x3 x1 x4 को कर दिया, फिर x2 x3 को कर दिया, x2 x4 को कर दिया, फिर 1 2 3 4 5 हाँ 6 ही केस बनेंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया?
क्योंकि 4 को 4C2 कितना होता है 4 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2। भाई 4 में से 2 चूज करने के तरीके ही से है ना, ये क्लास 11 परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो हर एक चीज लिंक्ड है भाई। 4C2 नहीं करा तो 4 इंटू 3 1 इंटू 2 तो ये 2 6, तो 6 ही तरीके हो गए भाई। 4 में से 2 तो चूज करना है, कौन से 2 को 0 करें, पहला दूसरा, तो यहाँ 5 ही हो गए। ऐसे करके आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो जो 6 सॉल्यूशन मिलेंगे उनमें जो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे वो सारे क्या होंगे पॉसिबल सॉल्यूशन, और ऐसे 3 होंगे और तीनों आप देखोगे तो वहां तीनों सॉल्यूशन क्या है सेम ही है। तो यदि x भाई वहां 1/2 होगा पर फिर भी वो 3 सॉल्यूशन माने जाएंगे, बेसिक पॉसिबल सॉल्यूशन या 3 मिलेंगे। उनमें से एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा हुआ, तो वो पॉइंट वो एक ही पॉइंट होगा, वो क्या होगा आपका एक्सट्रीम पॉइंट होगा। जैसे इसमें आई थिंक 0 1 0 0 ऐसे 1/2 ऐसा कुछ है, तो दैट वुड बी योर आंसर। इज दैट क्लियर? तो एक्सट्रीम पॉइंट होता है वो एक ही होता है। बेसिक पॉसिबल सॉल्यूशन निकालोगे 3 मिलेंगे पॉजिटिव और फिर उनमें से एक मिलेगा जो तीनों में सेम ही पॉइंट होगा। भाई x और y की वैल्यू सेम होगी तो पॉइंट तो एक ही बनेगा ना। इज दैट क्लियर? बाकी क्लास